रवि ये क्या है? कहाँ ले आए तुम मुझे? तुमने तो कहा था शादी के बाद हम बड़े घर में शिफ्ट करेंगे, जिसकी बड़ी सी बालकनी होगी, एक मॉड्यूलर किचन होगा, साथ ही गेस्ट के लिए अलग कमरा होगा। मगर ये तो एक कमरे की खोली निकली। तुम ही बताओ, अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुमने झूठे वादे क्यों किए थे मुझसे? इस 1 BHK के घर में कैसे होगा सब? अरे जान, छोटी शुरुआत ही तो बड़ी मंजिल की निशानी होती है। धीरे धीरे हमारे पास सब होगा। छोटी शुरुआत? इसे शुरुआत कहते हो तुम? ये घर तो गुड़िया के घर जैसा लग रहा है। इंसानों के रहने लायक किस एंगल से लग रहा है ये? सोने के लिए बेडरूम भी सिर्फ एक, और हम 3। अब हम तीनों कहाँ सोएंगे? काफी देर से चुपचाप खड़ी माही की सास बोलती है, बेटा तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? रवि धीरे धीरे सब मैनेज कर लेगा। माँ जी मैं बस पूछ रही थी, अब आप ही बताइए ना, इस एक कमरे के फ्लैट में कहाँ सोएंगे आप और कहाँ हम? बहू मैं तो रसोई के पास जमीन पर सो लूंगी। जब से शादी हुई है आदत है मुझे, तू चिंता ना कर। नहीं माँ जी, आप जमीन पर नहीं सोएंगी, ये कैसे होगा? मैं ही सो जाऊंगी वहां। अरे पगली तो अभी आई है, लक्ष्मी है तू हमारे घर की, तो रानी की तरह रहे। मुझे तो वैसे भी इन सब की आदत है। अरे बस अब बहस बंद करो, कमरे में हम दोनों रहेंगे और माँ वहीं रसोई के पास। रवि माही को लेकर कमरे में आ गया। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह कमरे की खिड़की खुलती ही, क्या यही सपना दिखाया था तुमने मुझे? मैं सोच रही थी शादी के बाद जब मैं अपने कमरे की खिड़की खोलूंगी तो बाहर पेड़ दिखेगा, हरियाली दिखेगी, जो आंखों को सुकून देगा। बालकनी में रखी आराम कुर्सी पर बैठकर सुकून से चाय की चुस्कियां लूंगी। लेकिन यहाँ तो खिड़की खोलने पर पड़ोस की दीवार दिखती है। अरे जान, तुम सपने देखा करो, बस विश्वास रखो मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। तुम्हें वो सब दिलाऊंगा जो तुम चाहती हो, ये वादा है मेरा। रवि तुम्हें पता भी है किचन का हाल कैसा है? टाइल्स तक टूटी हुई है, सिंक से पानी टपक रहा है, ऊपर से रैक भी नहीं है। मैं तो सोच रही थी कांच के सेल्फ लगे होंगे, थोड़े मॉडर्न से, सबको दिखाने लायक। अरे जान, मॉडर्न किचन अभी हमारे बस की बात नहीं है, पर धीरे धीरे सब कर लेंगे ना। धीरे धीरे? शादी तो अभी हुई है ना। कोई रिश्तेदार आ गया तो क्या सोचेगा? सब कहेंगे देखो बड़े बड़े सपने लेकर आई थी और घर की हालत तो देखो, ढंग से रहने की जगह तक नहीं है। मुझे तो अपनी इज्जत रख। अरे यार क्या बोले जा रही हो? इज्जत इज्जत? टाइल्स और घर से थोड़ी ना इज्जत आती है जाती है, इज्जत दिल से की जाती है। वाह, दिल से इज्जत। और लोग जब देखेंगे ना तो यही कहेंगे, इसके मायके में तो इम्पोर्टेड शो पीस रखे हैं किचन में, और यहाँ तो नमकदानी तक प्लास्टिक की है, वो भी टूटी हुई। माही समझने की कोशिश करो यार, इस बार सैलरी आते ही सबसे पहले किचन का काम करवाएंगे। तुम बस 1 महीना धीरज रखो। 1 महीना? मैं तो सोच रही थी शादी के पहले ही तुमने ये सब कर लिया होगा, और अब कुछ नया करोगे, जैसे नया फ्रिज, नया गैस स्टोव, माइक्रोवेव, और तुम कह रही हो कि धीरज रखो 1 महीने तक। मेरी सहेलियां हंसेंगी मुझ पर, मजाक बन जाएगा मेरा तो। तुम हर वक्त दूसरों से कंपेयर मत किया करो यार। तुम्हारी सहेलियों के पति इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, मैं तो बस अभी अपनी नौकरी शुरू कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा तो वक्त दो। ठीक है, लेकिन सुन लो, मैं चाहती हूँ किचन चमचमाता हो, जब कोई आए तो कहे वाह माही ने कितना सुंदर सजाया है। मुझे इम्पोर्टेड जार्स चाहिए, कांच के बर्तन चाहिए, और टाइल्स भी बदलवानी है। तुम चाहो तो अभी से लिस्ट बना लो, मैं नोट कर लूंगा, पर थोड़ा सा वक्त दे दो यार। अगले महीने सैलरी आई नहीं कि तुम्हारा ये सपना पूरा। बस सच? वादा? अरे वादा? तुम सपना देखो, पूरा करना मेरा काम। कुछ साल बाद। रवि अब तो ये घर और भी छोटा लगने लगा है। देखो ना, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके खिलौने, उसका पलंग सब इधर उधर पड़े रहते हैं। हमें 2 BHK तो लेना ही होगा। जानता हूं, पर थोड़ा सब्र करो यार। मेरी सैलरी अभी बस घर चलाने लायक है, थोड़े पैसे PF में जमा होने दो, प्रमोशन हो जाए, फिर देखो 2 BHK पक्का लेंगे। तुम ना हर बार थोड़ा सब्र कर लो, ऐसा क्यों बोलते हो? बच्चे का अपना रूम तो होना चाहिए ना, मम्मी जी का अलग, हमारा अलग। क्या ये सब 1 BHK में पॉसिबल? सीता जी जो काफी देर से माही की बातें सुन रही थी, अरे बहू बच्चा तो अभी छोटा है, माँ बाप के पास सोएगा तो और अच्छा है, बड़ा होगा तो अलग कमरा ले लेना। नहीं माँ जी, अभी से उसकी हैबिट डालनी है। प्रिया के बेटे को देखा, 2.5 साल का है, लेकिन उसका अपना रूम है, अपना बेड है। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा भी वैसा ही रहे। माँ हर बार प्रिया का एग्जाम्पल तो मत दिया करो। प्रिया का पति मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, उनकी इनकम अलग है, हमारी अलग, कंपेयर करना बंद करो। तो क्या हुआ, मेरा बच्चा कम है क्या? मैं चाहती हूँ उसका भी अपना रूम हो, अच्छे टॉयज, और सबसे बड़ी बात वो अच्छे स्कूल में पढ़े। लो, अब स्कूल का भी चैप्टर शुरू हो गया। माही यार अब बस करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। रवि के ऑफिस जाने के बाद माही अपनी दोस्त प्रिया के घर जाती है शाम को। रवि आज प्रिया से मिली थी। उसका बेटा अभिषेक 2.5 साल का है
और इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने जा रहा है। सोचो, इंटरनेशनल स्कूल। मुझे भी अपने बेटे को वहीं एडमिशन दिलाना है। इंटरनेशनल स्कूल? अरे माई, हमारा बेटा तो अभी बोलना सीख रहा है, प्ले स्कूल भी चलेगा अभी के लिए। नहीं रवि, मैं अपनी सहेलियों के सामने झुक नहीं सकती। अगर प्रिया का बेटा इंटरनेशनल स्कूल जाएगा तो मेरा बेटा भी वहीं जाएगा। प्लीज रवि, मैं ऑलरेडी प्रिया को बोल कर आई हूँ, हम भी वहीं एडमिशन लेंगे। तुमने प्रिया को बोल भी दिया? मतलब मुझसे पूछे बिना फैसला भी कर लिया? रवि प्लीज, मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो। तुमने वादा किया था ना तुम मेरे सपने पूरे करोगे, तो अब ये भी कर दो ना। बहू, बच्चों की पढ़ाई दिखावे से नहीं होती। इंटरनेशनल स्कूल में डाला तो रवि फीस का बोझ कैसे उठा पाएगा? माँ जी, ये दिखावे की बात नहीं है, ये फ्यूचर की बात है। जब प्रिया का बच्चा आगे बढ़ेगा और मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा तो मुझे कैसा लगेगा? मैं नहीं चाहती मेरा बेटा पीछे रह जाए। ठीक है, एडमिशन का देख लेंगे, पर पहले मेरी सैलरी तो बढ़ने दो, थोड़ा स्टेबल हो जाने दो। अभी तो सब इतने मुश्किल से मैनेज कर रहा हूँ मैं। नहीं रवि, मैं इंतजार नहीं कर सकती। एडमिशन का सेशन यही है, अगर चांस मिस हुआ तो फिर साल भर वेट करना पड़ेगा। प्लीज रवि, इस बार मेरा काम मान दो ना। ठीक है, देखूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन ये मत सोचो कि सब कुछ एक झटके में हो जाएगा। अरे हाँ, अभी कोशिश तो करो, बाकी मैं देख लूंगी। मेरा बेटा भी प्रिया के अभिषेक की तरह इंग्लिश बोलते हुए बड़ा होगा। माही की डिमांड हर बीतने वाले समय के साथ बढ़ती जा रही थी। एक दिन, रवि मुझे लगता है घर में 90 इंच का टीवी तो होना ही चाहिए। 90 इंच? अरे इतनी बड़ी तो दीवार भी नहीं है हमारे घर में। तो क्या हुआ, लग जाएगा। मैं चाहती हूँ जब कोई आए तो बोले, वाह क्या रॉयल सेटअप है। अरे बहू, रखने की जगह कहाँ है, ये घर तो खुद खंडहर जैसा बना हुआ है। माँ जी, खंडहर इसीलिए लगता है क्योंकि चीजें छोटी छोटी और पुरानी है। सब कुछ नया होगा तो लुक भी बदल जाएगा। नया सामान रखने से घर नहीं बदलता, घर बदलता है जब सोच बदलती है। और तेरी सोच तो सस्ती रसोई में कांच के बर्तन जैसी है। सोच बदलने से इंस्टाग्राम रील थोड़ी ना बनेंगे माँ जी, आजकल दिखावा ही सब कुछ है। दिखावे के लिए इतना बड़ा खर्च? ये ईएमआई, किराया, बिजली सब कौन भरेगा? रवि, मुझे तो लगता है कि जब लोग ये देखेंगे कि हमारे पास 90 इंच का टीवी और डबल डोर फ्रिज है तो कितनी रिस्पेक्ट देंगे। रिस्पेक्ट टीवी से थोड़ी ना मिलती है, रिस्पेक्ट तो संस्कार से मिलती है। संस्कार से पेट नहीं भरता माँ जी। प्रिया के घर डबल डोर फ्रिज है, उसमें इम्पोर्टेड जूस बॉटल्स रखे रहते हैं। मैं उसके घर गई थी तो लगा मैं तो बिल्कुल पीछे रह गई हूँ। प्रिया के घर को भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब हो जाएगा। धीरे धीरे? मैं तो चाहती हूँ सब अभी हो। फ्रिज पुराना हो गया है, आवाज करता है, मुझे नया चाहिए। फ्रिज बदल लो, पर इतना बड़ा क्यों? घर ही छोटा है, डबल डोर कहाँ खड़ा करोगी? किचन में जगह बन जाएगी, अगर जरूरत पड़ी तो गैस वाला रैक हटवा देंगे। गैस वाला रैक हटेगा तो खाना कहाँ बनेगा? एडजस्टमेंट सीखो, जिंदगी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज तो हम कर रहे हैं बहू, बस तू नहीं करना चाहती। तो समझती क्यों नहीं? ये सब दिखावे की जिंदगी है, लोग समझना ही नहीं चाहते। आजकल सोसाइटी में स्टेटस कितना मायने रखता है। स्टेटस के लिए मैं अपनी सैलरी और अपना सुकून बर्बाद नहीं कर सकता। सैलरी की धौंस किसे दिखा रहे हो? हाँ, सैलरी तुम्हारी है तो क्या हुआ, मैं अपनी पसंद की चीज भी नहीं बोल सकती? बहू, पसंद अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा दिखावा डुबो देता है। माँ जी, आप हमेशा रोकती क्यों है? आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आपके घर में रॉयल लुक आए? रॉयल लुक लकड़ी और टाइल से नहीं आता, रॉयल लुक तो घर वालों के रिश्ते से आता है। बिल्कुल सही कमान है। ओह हाँ, मतलब अब आप दोनों एक हो गए। हमेशा मेरी ही बातें इग्नोर कर दी जाती है। बेटा, इग्नोर नहीं करते, तू समझना, तेरी जरूरतें और तेरा शौक दोनों अलग है। माई समझो, मैं ईएमआई दे रहा हूँ, ऊपर से अगर ये सब खरीद लिया तो मैं लूट जाऊंगा। तो क्या मैं अपनी सहेलियों से पीछे रह जाऊं? प्रिया, निधि सबके पास ब्रांडेड क्रॉकरी है। मैं जब उनकी टी पार्टी में जाती हूँ तो लगता है मैं बिल्कुल गरीब हूँ। गरीब तो इंसान सोच से बनता है। तेरे पास इतना प्यार करने वाला पति है, यही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। प्यार से लोग कंपेयर नहीं करते माँ जी, दिखावा ही सब कुछ है। तो क्या मैं दिखावे के लिए सब कुछ बेच दूं? बेचने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा खर्च करो ना। थोड़ा खर्च? अरे बहू, तू तो घर ही गिरवी रख देगी इस दिखावे में। सच कह रही है माँ, यह दिखावे के चक्कर में मैं लूट जाऊंगा। अच्छा, तो अब मैं गोल्ड डिगर हो गई? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस कह रहा हूँ प्रायोरिटी समझो, पहले बचत फिर लग्जरी। मुझे लग्जरी चाहिए, बचत बाद में भी हो सकती है। अरे लग्जरी इंसान को अंधा बना देती है। मां, रहने दो, अब बहस बंद करो, ये नहीं समझने वाली। क्यों बंद करूं? मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी फीलिंग्स है। फीलिंग समझता हूँ, लेकिन घर चलाना मेरी जिम्मेदारी है। और मेरा सपना?
सपना वो देखो बेटा जो पूरा हो सके। आप दोनों मेरी बात कभी सीरियसली लेते ही नहीं हो। सीरियसली लेता हूँ तभी तो मेहनत कर रहा हूँ, पर तुम हर वक्त कंपेयर ही करती रहती हो। कंपेयर तो करूंगी ना। अगर प्रिया का हस्बैंड इंजीनियर है और निधि का हस्बैंड डॉक्टर है तो मैं क्यों पीछे रहूं? तो अपने पति की मेहनत की कद्र कर बहू, यही सबसे बड़ा स्टेटस है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ माही, लेकिन मुझे वक्त दो। वक्त ही तो मांगते रहते हो तुम। क्योंकि यही तो सच्चाई है। बहू दिखावे की आग बुझा ले वरना घर राख हो जाएगा। अच्छा, तो अब मैं खलनायक हूँ? नहीं माही, तू मेरी पत्नी है, पर तुम्हें भी समझना पड़ेगा। ये कहकर रवि घर से बाहर निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह चाय पर, रवि मैं चाहती हूँ क्रॉकरी सेट नहीं ले ले, इम्पोर्टेड वाला सेट ला देते। इम्पोर्टेड सेट कहाँ रखेगी? अलमारी तो पहले ही भरी पड़ी है। तो अलमारी बदल देंगे। बस अब ये अलमारी, फ्रिज, टीवी, क्रॉकरी सब की लिस्ट बन गई है। मैं तुमसे कह रहा हूँ धीरे धीरे सब हो जाएगा, मैं सब कर दूंगा, लेकिन तुम ये रोज रोज की किचकिच बंद कर दो। मुझे धीरे धीरे नहीं चाहिए और हमें घर डूबता हुआ नहीं चाहिए। अरे तुम दोनों मेरी जान ले लोगी क्या? सब शांत हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद, रवि तुम्हें पता है आज मैं जब हमारे बेटे को स्कूल छोड़ने गई थी ना, तो वहां पायल आई थी स्कूटी पर। उसका बेटा भी वहीं पढ़ता है ना। अच्छा, तो ये कि मुझे भी स्कूटी चाहिए। मैं रोज रिक्शा से जाती हूँ, कितनी शर्म आती है पता है। सब लोग हंसते होंगे कि देखो कितनी गरीब है, रिक्शा में आती है। माही अभी ये पॉसिबल नहीं है। तुम जानती हो पिछले महीने किचन का रिनोवेशन शुरू किया, आधा काम अभी भी बाकी है। अरे किचन तो मेरे लिए था ना, अब हमारे बेटे को भी तो टाइम पर स्कूल छोड़ना होता है। मैं हर रोज ऑटो पकड़ूं, फिर लाइन में लगूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। स्कूटी चाहिए मतलब चाहिए। माही पीएफ से जो पैसा निकाला था वो सब तुझ पर ही लगा है। टीवी, फ्रिज, नया सोफा, क्रॉकरी, और तुम चाहती हो कि मैं हर बार तुम्हारी नई डिमांड पूरी करूं। हाँ रवि, ये डिमांड नहीं, जरूरत है। प्रिया की स्कूटी देखिए कितनी क्लासी है। वो भी पायल की कॉलोनी में रहती है, उसके भी हस्बैंड ने दिलवाया, तो तुम क्यों नहीं दिला सकते? प्रिया का हस्बैंड इंजीनियर है, मैं नहीं हूँ। मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ, हर महीने हिसाब से जीना पड़ता है। तुम हमेशा बहाना करते हो, हमेशा। कभी सैलरी, कभी पीएफ, कभी लोन। मेरी सारी सहेलियां मुझ पर हंसती है, कहती है माही तो सपनों की दुनिया छोड़कर झुग्गी में आ गई है। झुग्गी? यह घर झुग्गी है तेरे लिए? तो और क्या है, 1 BHK में सब घुसे पड़े। माँ जी रसोई के पास जमीन पर सोती है, बेटा हमारा सोफा पर सो जाता है। मैं कब तक इस तरह एडजस्ट करती रहूं? अब तो मुझे 2 BHK चाहिए, स्कूटी चाहिए, और अपने बेटे का एडमिशन इंटरनेशनल स्कूल में चाहिए, मतलब चाहिए। एक साथ 3 डिमांड। तुम चाहती क्या हो? मुझे बस नॉर्मल जिंदगी चाहिए रवि, दूसरों जैसी। नॉर्मल जिंदगी? ये नॉर्मल नहीं है क्या? छत है, खाना है, कपड़े है, इज्जत है। इज्जत तब मिलेगी जब मैं प्रिया और पायल के बीच खड़ी होकर प्राउडली बोलूंगी, मेरे पास भी स्कूटी है, मेरा भी 2 BHK है, मेरा भी बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। माही तेरी इन डिमांड ने मुझे खा लिया है। पीएफ तोड़ दिया, सेविंग्स खा गई, अब लोन लेना पड़ रहा है। तो ले लो ना, लोन सब लेते हैं। प्रिया ने भी बताया, उसका हस्बैंड लोन लेकर ही कार लाया है। प्रिया का हस्बैंड कमाता भी ज्यादा है। तो कंपेयर क्यों करती हो हर बार? क्योंकि कंपेयर किए बिना इंसान तरक्की नहीं कर सकता। ये तरक्की नहीं है, दिखावा है। दिखावे में तुम मुझे बर्बाद कर दोगी। बर्बाद? शादी से पहले तुमने कहा था ना, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। अब कहाँ गया वो वादा? मैंने कहा था, पर वक्त भी मांगा था। अभी मेरा प्रमोशन बाकी है, सैलरी थोड़ी बढ़े तो सब कर दूंगा। तुम्हारा प्रमोशन आएगा तब आएगा, पर मेरा प्रेजेंट कौन देखेगा? मेरे बेटे का बचपन कौन देखेगा? वो प्रिया का बेटा अभिषेक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े और मेरा बेटा लोकल प्राइवेट स्कूल में। ये इनजस्टिस है। इनजस्टिस? माई तुम तो हर चीज कंपटीशन में बदल देती हो। कंपटीशन नहीं है रवि, ये मेरे रिस्पेक्ट का सवाल है। रिस्पेक्ट लोन से नहीं मिलती माही, रिस्पेक्ट मेहनत से मिलती है, सेटिस्फेक्शन से मिलती है। हाँ, सेटिस्फेक्शन तुम्हें मिल सकता है, मुझे नहीं मिल सकता। अच्छा एक काम करता हूँ, कल ऑफिस में जाकर लोन की पॉसिबिलिटी पूछ लेता हूँ। बस सच? लोन मिल जाएगा ना? स्कूटी और 2 BHK दोनों ले लेंगे ना? स्कूटी देखेंगे पहले, घर की बात में। नहीं, मुझे सब चाहिए। तुम मेरी बात मानते नहीं हो। अब मैं नहीं बैठने वाली। माही तुम मेरी पूरी जिंदगी चूस लेना चाहती हो क्या? हाँ, क्योंकि तुम हस्बैंड हो मेरे, और मेरा हक है तुम पर। माही थोड़ी तो समझदारी रख। दिखावे से घर नहीं चलता, घर सैक्रिफाइस और समझदारी से चलता है। माँ जी आपने तो पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज किया, पर मैं नहीं करने वाली कॉम्प्रोमाइज। बस करो माही, अब और नहीं। हाँ जी, मैं रवि बोल रहा हूँ।
सर, आपकी लोन एप्लीकेशन के बारे में अर्जेंट बात करनी है। लोन? रवि का चेहरा उतर जाता है। माही और सिया उसकी तरफ देखती रह जाती है। माही सुनो, बैंक ने कॉल किया था, लोन कैंसिल हो गया। क्या? लोन कैंसिल? मतलब हमारा 2 BHK? कुछ नहीं बचा, सारी सेविंग्स खत्म, पीएफ, एफडी सब निकल गया। मैंने पहले ही कहा था दिखावे में मत पड़ो, अब देख लो नतीजा। माँ जी, मैंने बस घर और बच्चे के लिए चाहा था या जिद की थी? घर को बर्बादी की तरफ धकेल दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। माही की मां अंदर आती है। बेटा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तूने इतना कर्जा करा दिया रवि पर? माँ, मैं तो बस अपने बेटे के लिए अच्छा चाहती थी। अच्छा चाहती थी या पड़ोसन और दोस्तों की बराबरी करना चाहती थी? बेटा, पालना है तो सब्र से पाल। तू जो कर रही है उसे सस्ती रसोई में कांच के बर्तन रखना कहते हैं। मैं सोच भी नहीं पाई कि सब इतना बिगड़ जाएगा। अब ना घर बड़ा हुआ ना सपना पूरा हुआ, हाथ आया तो बस कर्ज और टूटे रिश्ते। बेटा, याद रख, घर खुशियों से बसता है, चीजों से नहीं। लालच से घर टूटते हैं। तेरी माँ सही कह रही है बहू, संभल जा वरना देर हो जाएगी। शायद सच में मैंने लालच में सब खो दिया। अभी भी वक्त है, जितना है उसी में रहना सीख, वरना ना घर की रह पाएगी ना घाट की। माँ, तुम सही कह रही हो। मैंने दिखावे में आकर अपना और रवि का सुकून छीन लिया, लेकिन अब नहीं। अब मैं समझ चुकी हूँ, जीवन जीने के लिए लग्जरी नहीं, प्यार और अपनापन जरूरी है। रवि, हो सके तो मुझे माफ कर देना, और आप भी माँ जी। सभी खुश हो जाते हैं और शादी के बाद ये पहली शाम होती है जब घर में शांति और सुकून होता है। वेरी गुड रज्जो, तुमने जिस तरह मेरे ससुराल वालों को और बाकी के मेहमानों को संभाला है ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और इसी बात पर मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। सुनोगी क्या है वो? आय हाय दीदी, जल्दी बताओ ना, मेरे तो कान सुन पड़ रहे हैं। वो ये है कि तुम्हें मैं एक दिन की मालकिन बना रही हूँ। क्या? आप सच कह रही हो या झूठ? नहीं रज्जो, झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच है। हकीकत में तुम्हें मैं एक दिन की मालकिन बनाना चाहती हूँ। मैं एक दिन के लिए बाहर जा रही हूँ कल, तो तुम रज्जो से रितु बन जाना। क्या? ये कहानी है रितु की, जो शहर में अपने पति अनुज के संग रहती है। उसके घर काम करने रज्जो आया करती है। हाल ही में रितु के ससुराल वाले एक फंक्शन के लिए शहर आए थे और रज्जो ने उनका बखूबी अच्छे से ख्याल रखा, जिससे खुश होकर रितु रज्जो को अब एक दिन की मालकिन बनाने का फैसला लेती है। अब देखते हैं रितु का ये फैसला कितने रायते फैलाता है और कितने समेटता है। अनुज अभी एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर गया है। वो तो जल्दी आने से रहा और कल मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ मस्त घूमने जा रही हूँ। और तुम एक ऐसी शख्सियत हो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। 10 साल से भी ज्यादा गहरा रिश्ता है अपना। हाय हाय, थैंक यू दीदी, मैं तो 7वें आसमान पर उड़ रही हूँ। रज्जू तो खुशी के मारे फूला नहीं समा पाती। अगले दिन रितु घूमने जाने से पहले, रज्जो ये लो घर के सारे कमरों की और अलमारियों की चाबियां। अब मेरा घर अगले 24 घंटों के लिए तुम्हारा और मेरी पहचान भी तुम्हारी। बाय, एंजॉय डियर। हाय हाय, अब वॉक के दीदी। वॉके नहीं, ओके होता है। लो, मेरी सहेलियां भी आ गई है गाड़ी लेकर। चलो मैं निकलती हूँ। अपना और मेरे घर का तेरे घर का ख्याल रखना। हाँ दीदी, बाय। रीतु अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली जाती है और अब एक दिन की मालकिन रज्जो आराम से सोफे पर पैर फैलाकर बैठ जाती है। हाय हाय, क्या सुकून महसूस हो रहा है, मानो जैसे सिंहासन पर विराजमान हो गई हूँ मैं। वैसे
रीतू दीदी ने बोला कि मैं एक दिन की मालकिन बनी हूँ, उनकी पहचान मेरी, तो अब मैं रज्जू से हो गई हूँ रीतू। अरे बावड़ी पूछ, इसका मतलब दीदी ये कहना चाहती थी कि मैं उनका रूप ले लूं। हाय हाय, मैं बेचारी लेट करंट की मारी। अब चल जल्दी से उनकी साड़ी और उनकी तरह सज संवर कर रज्जू से रीतू बन जाती हूँ। रज्जू रीतू के कमरे में जाती है और अलमारी में से वो रीतू की साड़ी और गहने पहनकर उसी की तरह बाल बनाकर पूरी की पूरी रज्जू से रीतू बन जाती है। हाय हाय, क्या सॉलिड लग रही है तू रज्जू रानी। एकदम बॉलीवुड फिल्म की हीरोइन, हूबहू रीतू दीदी की जेरॉक्स कॉपी। ये दीदी का परफ्यूम भी लगा देती हूँ, बड़ी ही बढ़िया खुशबू है इसकी। रज्जू रीतू का परफ्यूम भी लगाती है। आहा, मजा आ गया। तभी अचानक से घर की घंटी बजती है और रज्जू दरवाजे की सुराख से झांक कर देखती है। हाय हाय, ये तो दूध वाला किशोर है, लगता है हिसाब करने आया है। अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? दीदी ने सब मुझ पर ही सांप दिया है, लेकिन मैं ये दूध वाला का सामना कैसे करूंगी? रज्जू हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलती है और दूध वाला किशोर रज्जू को देखकर हंसने लगता है। अरे रज्जू, ये तुमने मेम साहब का गेटअप क्यों धारण कर लिया? मेम साहब देखेगी तो खूब चिल्लाएगी। ओ किशोर के बच्चे, ज्यादा दांत मत दिखा, वरना सारे दांत तोड़ दूंगी। और मुझे मेम साहब ने ही बनाया है, एक दिन की मालकिन। चल चल, तू 2 मिनट ठहर, मैं कैलेंडर में देख के हिसाब करती हूँ तेरा। रज्जू कैलेंडर में देखकर किस दिन कितना दूध लिया उसका हिसाब करने लग जाती है, लेकिन उससे हिसाब करना नहीं आता। हाय हाय, ये हिसाब करके तो मेरा 1 मिनट में ही सर दर्द शुरू हो गया। अरे रहने दे रज्जू, मैं मैम साहब से कल परसों ले लूंगा हिसाब, तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है यह। इतना कहकर किशोर चला जाता है। फिर रज्जू रसोई में जाकर, खुद को समझते क्या है ये दुनिया वाले, अरे अनपढ़ हूं तो क्या हुआ, हंसने लगते हैं बस, ही ही ही। खैर, तू अभी कुछ मीठा खा ले रज्जू, तभी ही तेरा दिमाग शांत हो पाएगा। रज्जू फ्रिज खोलती है और देखती है कि कई सारी अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ रखी हुई हैं। हाय हाय, इतनी सारी मिठाइयाँ, टूट पड़ो। रज्जू सारी मिठाई सफा चट कर देती है। ऐसे ही रज्जू पूरे घर में मालकिनों की तरह वक्त गुजारती है, कभी अवन में केक बेक करके, कभी बेडरूम में एसी में सोकर, कभी ऋतु के कमरे का टीवी देखकर, तो कभी अलमारी के कपड़े चेंज करके, तो कभी बस यूं ही आराम करके। हाय हाय, 4 बज गए। अरे बेवकूफों की महारानी रज्जू रानी, अगर तू यूं ही सोती रही तो मालकिन बनने का लुत्फ कब उठाएगी? चलो, अब तो जोरों की भूख लगी है, दीदी जैसे मन करने पे होटल से खाना मंगवाती हूँ। आज मैं भी वही करूंगी। हाय हाय। रज्जू टेलीफोन से होटल में फोन लगाती है और अपना मनपसंद खाना ऑर्डर करती है, और कुछ ही देर बाद डिलीवरी बॉय खाना देने आता है और फिर रज्जू मजे से खाना खाती है। खाना खाने के बाद, हाय हाय, क्या पेट पूजा हुई है, वाकई में मजा आ गया। इतना सारा खाना मैंने कभी नहीं खाया। चलो अभी थोड़ा नाचने का मन कर रहा है, नाच लेती हूँ। वैसे भी कोई है नहीं घर पर, मुझे किसी के सामने नाचने का मन नहीं करता, अकेले में ही मजा आता है। दीदी जैसे इस स्पीकर पर मैं गाना बजाती है, मैं भी वैसे ही बजाऊंगी और ठुमके लगाऊंगी। रज्जू लाउड स्पीकर लगाकर तेज आवाज में गाने बजाती है और नाचने लगती है। लाउड स्पीकर की तेज आवाज से पड़ोसी आकर घर की घंटी बजाते हैं और रज्जू दरवाजा खोलती है। अरे इडियट,
एक तो अपनी मालकिन के कपड़े पहनकर उन्हीं के घर में मालकिन बनकर नाच रही हो, इतना लाउड स्पीकर का आवाज, मेरे तो कान फट गए। अय्यो, तुम ये क्या करता जी? हमारी पूजा बांगा हो गई जी। ए वेंकटेश्वरा, न जाने क्या होगा इस रज्जो का। आने दो इनका मालकिन को, अच्छा कंप्लेंट करता जी। हाय हाय, ऐसा मत कीजिए, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको और परेशान नहीं होने दूंगी, प्लीज 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 माफ कर दीजिए। हाय हाय। पड़ोसी जैसे तैसे मान जाते हैं और रज्जू की माफी को स्वीकार कर वहां से चले जाते हैं। रज्जू चैन की सांस लेती है और फिर वो घर के अंदर अंधेरा करके कुकर में पॉपकॉर्न बनाकर फिल्म देखने लग जाती है। हाश, मैं तो आज बाल बाल बच गई। कैसे उन पड़ोसियों को मनाया है मैं ही जानती हूँ। चलो, ये नमकीन चीज फ्लेवर पॉपकॉर्न खाकर मस्त मेरे सलमान की फिल्म देखती हूँ। रज्जू आराम से मालकिनों की तरह सोफे पर लेटकर पॉपकॉर्न खाते खाते फिल्म देखती है और फिल्म देखते देखते उसकी आंख लग जाती है और वो खर्राटे मारते हुए सो जाती है। कुछ देर बीत जाने के बाद रज्जू की आंख खुल जाती है और वो यहाँ वहां देखकर बोलती है, अरे अभी तक मेरे मालकिन होने का टाइम खत्म नहीं हुआ है। मैं अब भी रज्जू नहीं रितु दीदी हूँ, तो फिर इस सोफे पे क्यों सोना। चलो, रितु दीदी के कमरे में जाकर मस्त मजे से एसी की हवा खाते खाते सोती हूँ। उनका वो मुलायम कंबल भी ओढ़ूंगी। आज तो एकदम बेस्ट नींद आने वाली है। रज्जू रितु के कमरे में जाकर सो जाती है। रात में रितु का पति अनुज, जो एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर गया था, वो लौट आता है और अपने साथ एक तोहफे का बक्सा भी लाता है। जब वो अपने कमरे में आता है तो रितु के कपड़े में रज्जू को सोया देखता है, लेकिन उसे रज्जू का चेहरा दिखाई नहीं देता क्योंकि रज्जू का चेहरा दूसरी दिशा की ओर होता है। और अब अनुज रज्जू को ही अपनी बीवी रितु समझ बैठता है। अरे ये क्या, रितु तो सो चुकी है। लगता है कि दोस्तों के साथ घूमकर लौट आई है। जाने दो, ये तोहफा मैं रितु को कल सुबह दे दूंगा। थक गई होगी अब ये, नहीं जगाता हूँ इसे खामखा। अनुज तोहफा अलमारी में रखकर बेड पर रज्जू ने ओढ़ा हुआ कंबल ओढ़कर सो जाता है। गहरी नींद में सोई हुई रज्जू को भी इस बात की खबर नहीं होती कि अनुज आ चुका है। अगली सुबह जब रितु घूम कर लौट आती है, तभी वो रज्जू और अनुज को साथ में सोए देखकर पूरी तरह हैरान और दंग रह जाती है। ये क्या, इस रज्जू को मैंने मालकिन बनाया था। रज्जू से रितु बनने को कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि मेरे कपड़े पहनकर मेरी तरह बन जाए। गॉड, आई कांट हैंडल दिस। रितु गश खाकर फर्श पर गिर जाती है। एक छोटे से शहर में शर्मा जी का परिवार रहता था। परिवार में कई पुश्तों तक कोई बेटी नहीं हुई थी, पर भगवान की कृपा से शर्मा जी को एक बेटी नसीब हो गई, जिसका नाम सीमा रखा गया। 10:30 बज गए, सीमा अभी तक उठी क्यों नहीं? तबीयत ठीक नहीं है क्या उसकी? वही ना जी, 9 बजे तक तो सीमा उठ जाती है हमेशा। रुकिए, मैं अभी देखती हूँ। दोनों फौरन सीमा के कमरे में जाते हैं, जहाँ सीमा आराम से एसी चालू किए रजाई ओढ़े सो रही होती है। प्रिया उसके सर पर हाथ फेरती हुई कहती है, तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ देर और सो ले बेटा। नहीं मम्मी, रात को लाइट चली गई थी, इतने मच्छर थे कि सोते सोते सुबह हो गई। मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ। सीमा तैयार होकर सोफे पर बैठकर आराम से टीवी देखते हुए अपनी मम्मी से कहती है, What are we having in breakfast, Mom? आलू उबाल के रखे हैं, क्या बना दूं? पोहा खाएगी क्या? अच्छा सुन, पास्ता भी उबाल कर रखे हैं मैंने। पास्ता? मॉम बनाओ बनाओ। सीमा पास्ता बनाकर अपने हाथों से प्रिया को खिला रही होती है, तभी उसकी एक सहेली वहां आ जाती है। इतनी बड़ी घोड़ी को हाथ से खिला रही हो? अपनी बेटी को तूने पूरा बिगाड़ रखा है। मुझे क्या है, तुझे ही भारी पड़ेगा। जब कोई ब्याह करके ले नहीं जाएगा इससे, तब होश ठिकाने आएंगे। ये कहकर प्रिया की सहेली वहां से चली जाती है। उसकी बात सुनकर सीमा की आंखें भर आती है। अरे जलन है बेटा, जलन। उसने अपनी बेटी को हाथ से खिलाया नहीं होगा, और मैं कौन हूं तुझे खिलाने वाली?
भगवान चाहता है कि मैं तेरी सेवा करूं तो कर रही हूं। सीमा बड़े नाजों से पली बड़ी थी, दुनियादारी से अनभिज्ञ। उसे कुछ पता था तो बस लाड और प्यार। अपनी मम्मी के साथ सत्संग देखना, खेलते कूदते रहना या पढ़ना। दुनिया की छल कपट से दूर वो बिल्कुल निश्चल थी। पर अब उम्र बढ़ रही थी। सीमा की उम्र शादी की हो चली, पर सीमा कहाँ तैयार थी। उसे तो पता ही नहीं था कि शादी के बाद कितने ही बोझ सर पर आते हैं। एक दिन, मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा इंजीनियर है, सीमा के लिए अच्छा रहेगा। क्या कहती हो प्रिया? 5660 रिश्ते आएंगे मेरी बेटी के लिए। अभी उम्र ही क्या है इसकी। अरे इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल गया तो फिर पछताती रहोगी। तो ठीक है, पहले से ही लड़के वालों को कह दो कि अच्छा सा कुक रख दे। सीमा को अपने घर पर बहुत लाड प्यार मिला था, जिसके कारण घर का कोई काम उसे नहीं आता था। अब लोग उसकी बातें बनाने लगे थे, पर रोहन को सीमा की ये हरकतें बहुत भा जाती है और वो उसे अपने घर की बहू बना लेता है। शादी की रात, मेरे पैर, मैं बहुत थक गई हूँ। ओए मेरा बच्चा, कोई बात नहीं सीमा, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। अरे बहू, वो मुंह दिखाई की रस्म के लिए सब आने वाले हैं। पर मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। क्या बना दूं सासू माँ? अरे जो भी तुझे आता है बना दे बेटा। सभी रिश्तेदार और आसपास के लोग एक साथ नई बहू के हाथ के खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। सीमा एक ट्रे में बहुत सारे ग्लास लेकर आती है। संस्कार तो अच्छे हैं बहू के, सबके लिए पहले पानी लेकर आई है। आओ बहू, थोड़ा हमारे साथ भी बैठो। ये कहकर दूसरी पड़ोसन पानी का ग्लास उठाती है। उई माँ, इतना गर्म पानी! अरे इतनी गर्मी में गर्म पानी क्यों लेकर आई है तेरी बहू? बोलो बेटा, क्यों लेकर आई हो? आपने ही बोला था ना सासू माँ, जो आता है वही बना लो। एक दिन ना मैंने मायके में पानी गर्म किया था, हाँ, उसके अलावा कभी मम्मी ने कुछ काम नहीं करवाया। अच्छा मजाक है, चलो हम चलते हैं। अरे भूखे क्यों जाओगे, मैं कुछ बना देती हूँ। सासू माँ, मेरे लिए पास्ता बनाइएगा। अच्छा मैं रूम में जाती हूँ। हाँ बहू, बहुत अच्छी लेकर आई हो तुम। अच्छी नहीं, अच्छी खासी बहू। हम लोग चलते हैं, तेरा काम बढ़ाने के लिए तेरी बहू ही काफी है। सारी सहेलियां पूरे मोहल्ले में उसकी बहू की करतूत बता देते हैं। मोहल्ले वाले उसकी बातें बनाते हैं। लोगों की बातें सुन सुनकर सास को भी अब चिढ़ होने लगी थी। रोहन, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, झेलना तो सब मुझे पड़ता है ना। अरे पर हुआ क्या है माँ? तभी वहां एक काम वाली आती है। नमस्ते मैडम, हमको सीमा मैडम ने खाने के काम पर रखा है। किचन कहाँ है? है? ये क्या कह रही है? अब सीमा ने ये क्या शुरू कर दिया? तुम ही बताओ। मोहल्ले वाले कहते हैं कि तेरे तो भाग फूट गए, ऐसी फूल कुमारी तो बगीचे में अच्छी लगती है, घर पर नहीं। क्यों बनाकर लेकर आई इसे तेरी बहू? अरे तुम ऐसा कब से सोचने लगी मम्मी? रिया भी तो हमारे घर में फूल की तरह रही है। इस मोहल्ले वाले की बात सुनकर तुम अपनी बेटी और बहू में फर्क कर रही हो। मैं जानता हूँ सीमा मन की बहुत साफ है, उससे बात करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद प्रिया की फ्रेंड्स उसके घर पर आती है। दरवाजे पर दस्तक होती है। दूध वाला हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर आता है। मेरा तो जन्म सुधर गया दीदी जी। अरे किसे ढूंढ रहे थे तुम, और ये मिठाई कैसी? वो सीमा दीदी के लिए। मेरा बेटा गलत संगति में जा रहा था, ये तो आप सबसे छिपा नहीं। दीदी जी को जैसे ही इस बात की भनक हुई, वो मेरे बेटे से मिली और उन्होंने उसे समझाया। न जाने क्या जादू कर दिया दीदी ने मेरे बेटे पर। उसने अपने सारे बुरे दोस्तों की संगति छोड़ दी। आज उसकी नौकरी भी लग गई है और इसीलिए उनके लिए मिठाई लाया हूँ। हमारी दीदी फूल कुमारी जरूर होंगी, पर मन से फूल ही है। मेरे तो रोटियों के लाले थे। मालकिन ने मुझे रोड पर रोते देखा और काम पर रख लिया। मेरा घर बच गया। दोनों की बातें सुनकर सास की सहेलियों के तो रंग उड़ गए। मुझे माफ़ कर दे, तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, और कहाँ हमने खाना बनाने के ऊपर उसे जज कर लिया। आई एम सो सॉरी यार। ये कहानी रोहित की है, जिसकी दो पत्नियां होती हैं, गरिमा और रिया। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अरे बहू कहाँ चली गई? घर में दो बहुओं के होते हुए भी मुझे खुद काम करना पड़ रहा है। हे भगवान, मेरे बेटे के रंगीन मिजाज ने तो मुझे ले डूबा।
हाँ माँ जी, आपने बुलाया? अरे माँ जी, ये सब आप क्यों कर रही है? रिया कहाँ है? माँ जी, ये थोड़ी ना होता है कि हर बात पर आप मुझे ही बुलाती रहोगी। अरे वो भी तेरी तरह काम का बहाना मार के कहीं बाहर घूमने चली गई। वैसे तुम लोगों को ये नहीं लगता कि एक ही सास है, तो जरा ख्याल रखे। माँ जी, सबकी एक ही सास होती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे माँ जी, मैं बाहर घूमने थोड़ी ना गई हुई थी, मैं तो सामान लेने दुकान पर गई थी। हाँ, सास तो एक ही होती है, लेकिन बहू कौन सा 10 होती है? वो भी तो एक ही होती है ना। तो मेरी किस्मत में 2 क्यों है? और कौन सा सामान मुझे तो नहीं दिख रहा। माँ जी, आप भी ना सुबह सुबह ये कौन सी बात लेकर बैठ गई? छोड़िए ना ये सब। अच्छा माँ जी, मैं सोच रही थी कि कल इनके साथ जाकर अपनी माँ के घर होकर आती हूँ। माँ की तबीयत थोड़ी खराब है। अभी तक तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं हुई? हे भगवान, ये माओ ने अलग परेशान कर रखा है। अरे ऐसे घर में बेटी ब्याहने की क्या जरूरत थी, जब पता था कि पहले से शादीशुदा है। क्या है माँ जी, राइट टू चॉइस नाम की भी कोई चीज़ होती है। और हाँ माँ जी, वो मेरी माँ की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी, लेकिन आजकल फिर से बिगड़ गई है। अगर कल एक बार मिलकर आ जाऊँ तो तसल्ली मिल जाए, और ये भी साथ चले तो माँ को अच्छा लगेगा ना। अरे तुझे जो करना है वो कर, उसे जहां ले जाना है ले जा, बस मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। अभी से पता चलेगा कि तू उसे सारा दिन के लिए ले जा रही है तो वो अलग नाटक काटेगी। अरे काटे ना माँ जी, मैं नहीं जानती कुछ। बाकी ठीक है, चाय अभी बना कर लाती हूँ। शाम को पति काम से लौटता है। हे भगवान, आज किस नाटक के लिए तैयार रहना है बता दो। वैसे 2 शादी करके मैंने बड़ी गलती कर ली है। अरे आप आ गए। कैसा रहा आज आपका ऑफिस का दिन? बहुत अच्छा, तुम सुनाओ। वैसे शांति बड़ी है, आज लगता है ऊपर वाले ने सुन ली। अच्छा आप ऐसा कीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। फिर याद है ना, आज रात हमें बात करनी है कि कैसे मेरा बिजनेस शुरू करना है। हाँ आपने वादा किया था आज का, भूले तो नहीं ना? अरे अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी कोई भूलने की बात है। अरे मेरी रानी हो तुम तो। पति खाना खाकर सोने ही जा रहा था, इतने में रिया आ जाती है। अरे तुम वहां कहाँ जा रहे हो सोने के लिए? तुमको आज मेरे कमरे में सोना है, चलो चुपचाप। न जाने डायन कौन सा काला जादू कर देती है तुम्हारे ऊपर, जो तुम रोज गधी की तरह उसके कमरे में घुसे चली जाती हो। तुम्हारे कमरे में क्यों? वैसे भी ना आज रात कुछ खास डिस्कशन है, ना हो तो तुम भी अपना बिस्तर यहीं लगा ले, क्यों जी? कल आपने ही मुझे बोला था ना कि आज मेरे कमरे में इनको आराम करने दो, कल तुम्हारे कमरे में कर लेंगे, याद है ना? इसीलिए रिया पति को अपने कमरे में ले जाती है, जिसे देखकर गरिमा को गुस्सा आता है। आज तुझे जितना चिढ़ाना है चिढ़ा ले, कल देखना, कल का पूरा दिन मेरा पति मेरे साथ ही रहेगा। तुझको तो उनकी शक्ल तक देखने का मौका नहीं दूंगी। अगले दिन पति और गरिमा मायके जाने ही वाले होते हैं कि रिया का तमाशा शुरू हो जाता है। माँ जी, दीदी अकेले भी तो जा सकती है ना, रोहित को इनके साथ जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी एक संडे होता है, उसमें भी ये दीदी के साथ निकल जाते हैं। मुझे कितना बुरा लगता है, कोई बात भी नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती? और मेरी माँ बीमार है, उनको अपने दामाद को मिलने का बड़ा मन है, और कौन सा हर संडे मैं ले जाती हूँ? पिछले संडे तो तेरे साथ थे। अरे बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं? हाँ, सही सही, क्या क्या बोलना है? अरे बस कीजिए आप, मैं जानती हूँ माँ से मिलना तो एक बहाना है। आप रोहित को मेरे से दूर करना चाहती हो। आप इनको अपने साथ इसलिए ले जा रही हो ताकि आप इनके साथ आराम से टाइम बिता सको। अरे तुम जब ले जाओ वो ठीक, और आज मैं ले जा रही हूँ तो अकेले में टाइम बिताना वगैरह वगैरह। अरे बस करो तुम दोनों, जब देखो लड़ती रहती हो। क्यों रोहित, तूने ये 2 बीवी लाकर अपनी जवानी संभाली और मेरा बुढ़ापा खत्म कर दिया। काहे की जवानी माँ, देख तो रही हो मेरा हाल। इससे अच्छा था कि मैं कमारा ही रहता। अरे तुम दोनों को लड़ना ही है तो मैं इससे बढ़िया ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, संडे के एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएंगे। पति ऑफिस चला जाता है। रिया की बच्ची, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ सच कहा, आप भी तो ऐसा ही करती हो। अरे अच्छा है ना, एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा शॉपिंग।
दोनों हंसते हुए वहां से निकल जाती हैं। ऐसे ही लड़ाई चलती रहती है और दोनों की लड़ाई के बीच पति पिसता रहता है। लेकिन एक दिन, तुम दोनों के रोज रोज के झगड़े से परेशान हो गया हूँ। कभी कभी तो लगता है मैं ऑफिस से घर ही क्यों आता हूँ, ये झगड़े देखने के लिए। आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? मुझ पर भी क्यों चिल्ला रहे हैं? तो और क्या करूं, तुम दोनों ने पागल कर दिया है मुझे। कभी उसके पास कभी इसके पास। तुम दोनों आपस में मिलकर अपनी परेशानियां सुलझा क्यों नहीं लेती? मुझे बीच में घसीटना जरूरी है क्या? लड़ाई भी तो तुम्हारे लिए हो रही है ना। और भला कोई बीवी अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखने पर खुश रहेगी क्या? हम लोगों की क्या गलती है? अब 2 शादी की है तो परिणाम तो भुगतना ही होगा ना। आपने दूसरी औरत किसको बोला? दूसरी औरत मैं नहीं, आप हो। अच्छा, मेरी शादी पहले हो गई थी, मेरे पति को तुमने फंसाया है। हाँ हाँ, दूसरी शादी में दहेज और पैसा देखकर तुमने ही हाँ कहा था कि कर लो शादी। क्यों? तब नहीं दूसरी तीसरी का ख्याल आया? तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। तुम दोनों खुद ही से तो शादी के लिए मानी थी ना, तो अब ये लड़ाई क्यों? शादी के वक्त तो खूब बोला था, अब करवा दीजिए शादी, हम दोनों सब संभाल लेंगे। तो अब क्या हो गया तुम दोनों को? माँ, ये वक्त दोनों के साथ बहस करने का नहीं है। आप बस उपाय बताइए इस परेशानी का, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। इसका तो बस एक ही उपाय है बेटा, वो है बंटवारा। क्या मतलब? तुम 15 दिन अपनी एक पत्नी के साथ रहोगे और 15 दिन दूसरे के साथ। बोलो, मंजूर है तुम्हें? इन 15 दिनों में एक पत्नी दूसरे की जिंदगी में बिल्कुल दखल नहीं देगी और दूसरी पहली की जिंदगी में। हाँ माँ, मुझे मंजूर है। और तुम दोनों को? अगर तुम दोनों को मंजूर ना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मेरा बेटा तुम दोनों में से किसी के भी साथ ना रहे। नहीं नहीं माँ जी, मुझे मंजूर है। आर्या, तुम्हें? मुझे भी मंजूर है। ऐसे सास दोनों बहुओं में पति का बंटवारा कर देती है ताकि सभी शांति से रह सके।